नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 9 સબ્જેક્ટ હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 15 દાજ્યું. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों. कैसे हो? मज़े में ना? तो बच्चों, आज हम थोड़ी चर्चा करें कि आप कभी घूमने गए होंगे. आप जब कभी घूमने जाते हो या कभी एक स्थान से दूसरे स्थान रहने जाते हो, कहीं पर भी किसी नौकरी पेशे के परिचय पर्पस से, जैसे अगर हमारी नौकरी कहीं दूर अपने देश को या अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर हमारी नौकरी लगती है, तो हमारा कोई भी जाना पहचाना नहीं होता है. ऐसे समय में हमें बहुत ज़्यादा, इतनी भीड़ में भी हम अपने आप को अकेला सा महसूस करते हैं. परंतु अचानक जब हमें पता चल जाता है कि अरे यह जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हुआ है वो हमारे राज्य का है या हमारे देश का है, तो हमारी खुशी है वो एकदम से दुगनी हो जाती है कि अरे हमें कोई अपने देश का मिला, हमें कोई हमारे गांव का मिला, तो हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं. हकीकत में हम अपने गांव के उस व्यक्ति को, अपने देश के उस व्यक्ति को, अपने उस राज्य के व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पहचानते, पर फिर भी अपने आप हमें उस व्यक्ति के साथ अपनापन लगने लगता है. और साथ साथ जब हम उनसे बात करते हैं और बात करते करते अपनेपन के जो शब्द होते हैं वो हमारे अंदर अपनत्व जागृत कर देते हैं और वो हमें इतना ज़्यादा पहचाना लगता है जैसे हमारी वर्षों से उसके पहचान है. परंतु जब वही व्यक्ति हमारा अपना होने के बावजूद, अर्थात हमारे राज्य का, देश का या गांव का होने के बाद यदि हमारे साथ किसी भी प्रकार का गलत अर्थात तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करे, कोई भी, शायद हमारा वो परिचित हो, अगर वो हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है तो वह परिचित होकर भी अनजान बन जाता है. बच्चों, आज के समय में इस तरह से चारों तरफ वातावरण है. जब हम अपने देश को, अपने गांव को, अपने राज्य को छोड़कर हम दूसरी जगह जाते हैं तो हम अपने आप को इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी अकेला महसूस करते हैं, हमें अकेलापन लगता है. पर ऐसे में ही यदि कोई अपना मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा सुकून और शांति हमें लगती है. पर ऐसे में ही यदि कोई हमारा बहुत ज़्यादा परिचित हो, जब वो हमारे साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है तो वह हमारा अपना होने के बावजूद भी हमें पराया लगने लगता है और हम उससे अपरिचित की तरह व्यवहार करते हैं. तो बच्चों, आज हमारा जो पाठ है उसी पाठ में इसी तरह से रिलेटेड है कि हम चैप्टर नंबर 19 दाज्यू, कौन सा चैप्टर नंबर 19 दाज्यू, यह पाठ पढ़ने वाले हैं. इस पाठ की खासियत यह है कि यह एक बाल श्रमिक के ऊपर कहानी लिखी गई है. यह साहित्य का प्रकार क्या है इसका? यह एक कहानी है. तो आज हमारा हिंदी विषय के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेसन नंबर 15 दाज्यू. इसकी कहानी मैं तुमको बताऊंगी और उसके बाद हम पाठ पढ़ने की शुरुआत करेंगे. पहले हम लेखक का नाम देखेंगे, लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे. तो आइए बच्चों, अब हम लेसन नंबर 19 हिंदी में दाज्यू पढ़ेंगे. इसके साहित्य का प्रकार है कहानी. इसके लेखक है शेखर जोशी. उनका जन्म सन 1932 ईस्वी में हुआ था. अब हम उनका परिचय पढ़ते हैं और उनके द्वारा जो कहानी संग्रह है उनके नाम देखेंगे. शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर सन 1932 ईस्वी को अल्मोड़ा, उत्तरांचल के ओलिविया गांव नामक स्थान पर हुआ था. आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की. कहाँ पर आपने? अजमेर में और केकड़ी में आपने स्कूल की शिक्षा को प्राप्त किया. लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहे. कार्यरत रहना मतलब आप कार्य करते रहे. बाद में आप स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े, अर्थात आपने अपना स्वतंत्र लेखन का कार्य आरंभ किया. आपके चर्चित कहानी संग्रह है. आपके कौन कौन से चर्चित कहानी संग्रह है? तो कोसी का घटवार, सात के लोग,
दाज्यू, हलवा, नौरंगी बीमार। आपके ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो बच्चों एक प्रश्न बन सकता है, इसमें से पूछा जा सकता है कि शेखर जोशी के चर्चित कहानी संग्रहों का नाम बताइए। चर्चित मतलब जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। तो आप क्या बोलोगे? कोसी के घटवार, सात के लोग, दाज्यू, हलवा, नौरंगी बीमार। यह शेखर जोशी के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी संग्रह थे। अब हम आगे देखते हैं। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को सन 1955 या 55 में धर्म युग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है। दाज्यू है, दाज्यू के ऊपर से चिल्ड्रंस यानी बच्चों की पिक्चर का भी निर्माण किया गया है। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक, बाल यानी बाल मजदूरी, हम कहते हैं ना बाल मजदूरी गुनाह है, तो यहाँ पर बाल श्रमिक कहानी पर लिखी गई है। अर्थात उस पर बच्चे की, छोटे बच्चे जो नौकरी करते हैं अपने गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर, ऐसे बच्चों के पर आधारित यह कहानी है। मदन एक पहाड़ी लड़का है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में वो जिससे अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात करता है। आघात करना यानी प्रहार करना, जिसका मार्मिक यानी इसका मार्मिक चित्रण है इस कहानी में बताया गया है। यह कहानी एक छोटे से बच्चे की कैसे बाल यानी छोटा बच्चा है, हकीकत में बाल मजदूरी तो एक गुनाह है, परंतु अपने पेट के आग को बुझाने के लिए बच्चे हैं वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा ही लड़का है जो अपने गांव को छोड़कर शहर में कमाने के लिए आता है और उसका नाम क्या है? मदन है। वह पहाड़ी होने के साथ साथ जिस जगह पर जाता है वहाँ पर उसे अकेलापन सा लगता है। क्यों? वो होटल में काम करता है, उसे कोई भी अपना नहीं लगता क्योंकि वह अपने गांव को छोड़कर आया रहता है। ऐसे में एक दिन उनका परिचित, उन्हीं के गांव का एक परिचित व्यक्ति जब उसे दिखाई देता है तो उसे दाज्यू का संबोधन करता है। दाज्यू का अर्थ होता है बड़ा भाई, और जब वो उससे संबोधन करके उसके बड़े भाई का देकर उससे बातें करता है, ऐसे में वही व्यक्ति उसका जब अपमान करता है, उसका तिरस्कार करता है, तो उस छोटे से मन पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इतनी गहरी चोट पड़ती है कि वह उसका नज़रिया ही बदल जाता है। तो बच्चों अब हम पाठ पढ़ने की शुरुआत करते हैं। बच्चों अब हम पाठ पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर शब्दार्थ, जो कठिन शब्द है उसके अर्थ यहाँ पर लिखे हैं, वह आप लोग देखते जाना। ओके। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफफ यानी अति स्वच्छ, एकदम निर्मल आंखें, सुनहरे बाल, सुनहरे मतलब सुनहरी रंग के बाल, और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। शिथिलता यानी उदासीपन, उसकी चाल में मस्ती थी परंतु उदासीनता नहीं थी। अब चौक यानी जब चार चौराहे आगे जाके मिलते हैं वहाँ हम चौक कहते हैं, वहाँ पर एक साइन बोर्ड था, छोटे से कैफे का लगा हुआ था। उसमें जगदीश बाबू हैं, पहली बार उस कैफे के अंदर जाते हैं तब उन्हें एक लड़का, गोरा चिट्टा रंग का लड़का दिखाई देता है। उसकी आंखें एकदम निर्मल, स्वच्छ और एकदम क्या बोलते हैं कि पवित्र जैसी दिखाई दे रही थी। उसके बाल बहुत ज़्यादा सुनहरी रंग के थे। उसकी चाल में इतनी ज़्यादा मस्ती, मतलब उत्सुकता, फुर्ती, मस्तीपन दिखाई दे रहा था, परंतु उसकी चाल में कहीं भी उदासीनता नहीं दिखाई दे रही थी। कमल के
पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंदों सी फुर्ती, फुर्ती मतलब स्फूर्ति जिसे कहते हैं, जैसे कमल का पत्ता होता है, कमल यानी लोटस, लोटस का पत्ता होता है, उस पर पानी की बूंद यदि डाला जाए तो कितनी स्पीड से वो पानी की बूंद है वो नीचे की तरफ आ जाती है। उसी तरह उस लड़के में इतनी ज़्यादा उसकी चाल में स्फूर्ति थी कि वो इतनी जल्दी दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। आंखों में चंचलता थी, देखकर उसकी उम्र का अंदाजा केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो यह बालक 9 या 10 वर्ष का ही होगा, ऐसा अनुमान लगाना यानी अंदाज लगा सकते हैं इस लड़के को देखकर, उसकी मस्ती, उसकी चाल को देखकर कि यह लड़के की उम्र मात्र 9 या 10 वर्ष की होगी। शायद यही उसकी उम्र रही होगी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वो सामने था। जगदीश बाबू अधजली सिगरेट यानी सिगरेट का जो हिस्सा है वह ना पूरा जला होता है और ना ही आधा जला होता है, उसे कहते हैं अधजली सिगरेट का लंबा कश एक खींचते हैं। और जब वो कैफे के अंदर प्रवेश करना जब आते हैं और एक मेज पर बैठ जाते हैं जहाँ पर वह उस लड़के को टेबल पर से प्लेट उठाते हुए देख रहे थे, और अचानक वह लड़का उनके सामने आ जाता है, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। अर्थात वह लड़का राह देख रहा था कि कब इस टेबल पर कोई आए। प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार कर रहा था। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया। अर्थात उस लड़के ने जगदीश बाबू से कोई वार्तालाप नहीं किया, परंतु उसने नम्रता से यानी बहुत ही ज़्यादा विनय से सूचक में अपने सिर को हिलाकर थोड़ा सा वह मुस्कुरा दिया। पर उसके इस मौन में जैसे सारा मीनू सम्मोहित है। मीनू मतलब जो क्या क्या मिलता है कैफे में, वो सारी की सारी बातें उसके केवल मुस्कुराहट से है वो शामिल थी। सम्मोहित होना मतलब शामिल होना, कि उस लड़के ने इतनी विनम्रता से मुस्कुराया कि मानो ऐसा लगता था कि मीनू जितना भी मीनू है वो सारी की सारी उसकी मुस्कुराहट में शामिल हो गया है। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर। मतलब वो इतनी स्पीड से काम कर रहा था कि अभी जगदीश बाबू ने उसे एक चाय का ऑर्डर दिया। कैसी चाय? तो सिंगल चाय का ऑर्डर दिया। अभी ऑर्डर देकर वह पूरा ही हुआ था कि अचानक उनके सामने चाय हाजिर हो जाती। पलक झपकते मतलब अब आँख की आप पलक है, उसे झपको, अचानक से आपके कोई चीज़ आपके सामने आ जाए जो आपने मांगी हो, तो हम कहते हैं पलक झपकते ही वह चाय है उसके सामने, किनके सामने? जगदीश बाबू जी के सामने आ गई थी, हाजिर यानी उपस्थित थी। मनुष्य की भावना बड़ी विचित्र होती है। मनुष्य के अंदर की जो भावना होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनोखी होती है। कैसी? अलग अलग होती है। निर्जन यानी सुनसान, एकांत मतलब जहाँ पर कोई भी ना हो, और निसंग यानी किसी का साथ ना होने पर कभी कभी आदमी को एकाकीपन का अनुभव नहीं करता है। बच्चों इसमें यह कहना चाह रहे हैं शेखर जोशी कि कभी कभी हम क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं, परंतु फिर भी हमारे मन के अंदर की जो भावनाएं हैं वह हमें अकेला कर देती है, क्योंकि हमारा मन विचारों में चला जाता है। और कभी कभी हम बहुत अकेले होते हैं पर फिर भी हमें अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, हम अपने आप को अकेला पाते ही नहीं है। और कभी कभी हम भीड़ में, इतने हजारों लोगों की भीड़ में भी हम अकेलापन महसूस करते हैं, और कभी कभी अकेले होते हुए भी हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। ये मनुष्य की भावनाओं की विचित्रता है, अनोखापन है। इस एकाकीपन में सब कुछ कितना निकट, एकाकीपन यानी अकेलेपन में ये सब कुछ कितना नजदीक से लग रहा था। निकट यानी नजदीक, पास में, कितना अपना। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है।
जनरवमय यानी कोलाहलपूर्ण। यहाँ पर मैंने अभी जैसे बोला कि कभी कभी हम अकेले होते हुए भी हमें अकेलेपन का एहसास नहीं होता है, और कभी ऐसा होता है कि हजारों करोड़ों नर नारियों के बीच जब हम रहते हैं पर फिर भी हमें अकेलेपन की या सूनेपन की अनुभूति अर्थात अनुभव होता है। लगता है कि जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, मतलब हम जिसे पहचानते नहीं है, पराया है, हमें उनसे लगाव अपनापन नहीं होता है। पर यह अकारण नहीं होता, अकारण यानी बिना किसी कारण के नहीं होता है, और तब उन्हें अनायास यानी बिना किसी प्रयास के याद आने लगते हैं अपने गांव के पड़ोसी आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे और अपने निकट शहर के कैफे होटल। बच्चों, इसमें यह बताया गया है कि जब आप अपने गांव को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर जब कहीं बाहर चले जाते हो, जैसा कि लेखक ने कहा है कि हजारों नर नारियों के बीच भी हम हजारों लोगों के बीच में रहते हैं पर फिर भी हमें अकेलेपन का एहसास होता है या उसका अनुभव होता है, पर यह बिना किसी कारण के नहीं होता। मतलब बिना किसी कारण यह कोई चीज़ अपने आप ही नहीं हो जाती है, यह इसका कोई कारण होता। अकारण यानी बिना कारण के नहीं होता है, इसमें कोई ना कोई कारण होता है। कारण क्या है कि हम कब किसी से अलग होते हैं, अलगाव होता है, यानी हम जब किसी से अलग होते हैं या दूर जाते हैं तब हमें अकेलेपन का एहसास होता है। और साथ साथ अकेलेपन, अकेलापन यानी एकाकीपन का एहसास होना, हजारों की भीड़ में अकेलापन महसूस होना और किसी एक के मिलने पर अपनेपन का एहसास होना, यह सब के सब विरक्ति यानी उदासीनपन है। वह अपने आप नहीं परंतु किसी के अलग होने पर होता है, और ये हमारे के अंदर मूल यानी जड़ के अंदर होता है। उदाहरण के तौर पर मदन है, वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने गांव को छोड़कर जब शहर में कमाने के लिए आता है तब उसे अकेलेपन का एहसास होता है, क्योंकि उसका अपना कोई नहीं है। कैफ़े में इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोग जाते हैं, वह लोगों को सर्व करता है चाय से लेकर, वहाँ कहीं पर भी वो स्वयं को अकेला नहीं पाता है, परंतु इतनों के बीच में भी उसे अपना व्यक्तित्व, अपनेपन का एहसास नहीं होता है, क्योंकि उसको वहाँ अपना कोई भी नहीं होता है। यही बात लेखक इसमें समझाना चाहते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।